सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं। तो 7 राज्यों की 13 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। इनमें से 2 राज्यों की 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस, बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी और पंजाब की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। पार्टी सिर्फ हिमाचल की हमीरपुर के साथ 2 सीटें ही जीत पाई है। तो वहीं बिहार के रुपौली में जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी है। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बाजी मारी है। तो वहीं तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट पर डीएमके ने जीत हासिल की है। 7 राज्यों की 13 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई है। तो वहीं विपक्षी दलों को 10 सीटों पर जीत मिली है। कुल मिलाकर माना जा सकता है कि इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की बड़ी हार हुई है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के दल भले ही कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिला। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी है। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया है, जिसमें एलजी को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गई है। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस यानी कि AIS से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। और अब बात करेंगे बिहार की रुपौली की सीट के बारे में, जहां पर उपचुनाव हुआ। तो बिहार के पूर्णिया में रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से सीमांचल की राजनीति गरमाई हुई है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू और आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने 8000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। उन्होंने जेडीयू के कलाधर मंडल को हरा दिया है। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीमा भारती ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं जेडीयू के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। हालांकि आरजेडी के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग के मुताबिक इस सीट पर 52.75% मतदान हुआ था। रुपौली में इस बार एनडीए की तरफ से जेडीयू ने कलाधर प्रसाद मंडल को मैदान में उतारा, जिन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव इस सीट से निर्दलीय के रूप में लड़ा था। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में हुए 4 सीटों पर उपचुनाव के बारे में। तो पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया है। विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। बंगाल में 4 सीट यानी कि रायगंज, बागदा, रणाघाट और मणिकतला सीट पर टीएमसी उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल की है। इन चारों सीटों पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला था। टीएमसी ने रायगंज, रणाघाट दक्षिण, बागदा और मणिकतला में स्थानीय स्तर पर अपनी मजबूत पकड़े रखने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे जैसे प्रमुख लोगों को कैंडिडेट बनाया था। अब बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के बारे में। तो उत्तराखंड में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने दमदार जीत हासिल की है। मंगलौर में कांग्रेस ने कांटे की टक्कर दी है और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बद्रीनाथ में भी कांग्रेस पार्टी ने दम दिखाया है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव हुआ था, जिसके नतीजे आ गए हैं। चमोली बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में मतगणना के बाद कांग्रेस के लखपत बुटोला विजयी रहे। तो वहीं मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने भारतीय जनता पार्टी के करतार सिंह भड़ाना के सामने 449 वोटों से जीत हासिल की है। दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत के बाद जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखा। कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल डालकर होली की तरह जीत का जश्न मनाया। कई जगह ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ता डांस करते हुए नजर आए। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को बड़ी जीत मिली है। कमलेश ठाकुर की जीत ने देहरा में कांग्रेस का सूखा खत्म कर दिया है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व विधायक होशियार सिंह को 9399 वोटों से मात दी है। तो वहीं नालागढ़ सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार KL ठाकुर को 8990 वोटों से मात दी है। तो वहीं बीजेपी ने सिर्फ हमीरपुर सीट पर जीत दर्ज की है। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा को महज 1433 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को मात दी है।
अब बात करते हैं पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट के बारे में। तो पंजाब की जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को हुए उपचुनाव की मतगणना हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी ने यहां से मोहिंदर भगत को मैदान में उतारा था। उन्होंने बीजेपी के शीतल अंगुराल को 37,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। तो वहीं कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही और कांग्रेस ने सुरेंद्र कौर को उम्मीदवार उतारा था। लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लेकिन उपचुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। शीतल अंगुराल पहले इस सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक थे। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिस कारण जालंधर पश्चिम सीट पर उपचुनाव की नौबत आई, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट ट्रांसफर करने में विफल रही। अब बात करते हैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के गढ़ के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट जो कांग्रेस का गढ़ रही है, उस पर बड़ा उलटफेर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर कमलेश प्रताप सिंह को उतारा था, तो वहीं कांग्रेस ने धीरन शाह को अपना उम्मीदवार बनाया था। यहां से कांग्रेस की हार को एक बड़ा झटका के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये सीट कभी कमलनाथ की गढ़ रही छिंदवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। इस बार के आम चुनाव में छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू ने हरा दिया था। और अब बात करते हैं बिहार के बारे में। देखिए, बिहार में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। भागलपुर में गंगा और कोसी के कटाव में कई घर बह गए हैं और यहाँ रोहतास के मां तुतला भवानी धाम वाटरफॉल में शनिवार की सुबह पानी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। 6 लोग तेज बहाव में फंस गए। वन विभाग की टीमों ने उन्हें रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से पिछले 24 घंटे में 12 जिलों में 21 लोगों की मौत हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश में नेपाल से लगी जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज की करीब 800 गांव लगातार तीसरे दिन भी बाढ़ की चपेट में है। शाहजहांपुर में दिल्ली लखनऊ हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद है और बलरामपुर में प्राइमरी स्कूल में 3 फीट तक पानी भर चुका है। और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बात कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटें खाली हो रही है और चुनाव आयोग की घोषणा के बाद इन सीटों पर कभी भी मतदान की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बार विधानसभा उपचुनाव के बहाने भारतीय जनता पार्टी यूपी में फिर से अपनी धमक बनाए रखना चाहती है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 29 सीटें कम हो गई थी, जिसके चलते बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी। लेकिन अब बीजेपी कैंप ने तय किया है कि जो हुआ सो हुआ। अब आगे इंडिया गठबंधन को हर मोर्चे पर मात देनी है। इसके लिए बीजेपी के थिंक टैंक ने रोड मैप तैयार कर लिया है और इस रणनीति में मुस्लिम बाहुल्य सीटें सहयोगी दलों को देने की तैयारी है। फॉर्मूला ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, जबकि 1-1 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों आरएलडी और निषाद पार्टी के पास थी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से यूपी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी के नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। और अब बात करते हैं ट्रेनी अफसर पूजा खेड़कर के पेरेंट्स के बारे में। देखिए, महाराष्ट्र के पुणे की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर एक नए मामले को लेकर सुर्खियों में है। ये मामला अब उनकी मां से जुड़ा हुआ है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनकी मां मनोरमा पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही है। घटना पुणे के मुलशी तालुका के धड़ावली गांव की है, जहां पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने जमीन खरीदी है। मामले को लेकर शनिवार सुबह पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप के साथ 7 लोगों के खिलाफ पोर्ट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया एफआईआर आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत दर्ज की गई है और साथ ही आर्म्स एक्ट की चार्ज भी शामिल किए गए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि खेड़कर परिवार ने बाउंसर की मदद से पड़ोसी किसानों की जमीन पर कब्जा कराने की कोशिश की और किसानों को धमकाया है। और अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी शादी के बारे में। एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। शुक्रवार की देर रात जियो वर्ल्ड सेंटर से वरमाला के बाद लगन, 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्म की गई और पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ देश विदेश के 2000 से ज्यादा सेलिब्रिटीज और नेताओं ने शादी में शिरकत की।
बारात एंटेलिया से रवाना होकर जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची थी और शादी के वेन्यू पर पहुंचने के बाद प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, सलमान खान, रजनीकांत, रेसलर जॉन सीना, रणवीर सिंह, संजय दत्त, जानवी कपूर और अर्जुन कपूर के साथ कई सेलेब्स ने खूब डांस किया। राधिका अनंत के साथ पहली बार एंटेलिया पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। राधिका सोने का लहंगा पहनकर ससुराल पहुंची और अनंत राधिका पर फूल बरसाए गए और श्लोका अंबानी ने दोनों का तिलक लगाकर घर में भव्य स्वागत किया। और अब बात करते हैं ओडिशा के गवर्नर के बेटे पर कर्मचारी से मारपीट का आरोप है। देखिए, ओडिशा के राजभवन में एक कर्मचारी ने राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ललित कुमार और उसके साथियों पर मारपीट के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। कर्मचारी का आरोप है कि उसने ललित को स्टेशन लेने के लिए कार नहीं भेजी थी। इससे नाराज होकर ललित ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजभवन में उनकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। शिकायतकर्ता बैंकुंठ प्रधान ने 10 जुलाई को राज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखित शिकायत सौंपी। उन्होंने कहा कि वो ओडिशा राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की तैयारी की निगरानी में जुटे हुए थे। 7 जुलाई की रात करीब 12 बजे वो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। तब राज्यपाल का निजी रसोइया आया और उसने ललित से मिलने के लिए कहा। पीड़ित ने बताया कि जैसे ही मैं ललित के पास पहुंचा, उन्होंने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। देखिए, फर्जी निकाह केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को इस्लामाबाद कोर्ट ने शनिवार को रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्हें फौरन छोड़ दिया जाए। इमरान खान 1 साल से जेल में बंद थे। इस आदेश के बाद उनकी रिहाई हो सकती है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान ने इस फैसले को देश की जीत बताया है। इमरान खान 350 दिनों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में दोषी करार दिया था और इसके बाद इस्लामाबाद के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और अब बात करते हैं कि क्या अंबानी, अडानी जैसे अरबपतियों पर बिलियनर टैक्स लग सकता है। देखिए, भारत में आज जब भी अमीर आदमी की बात होती है तो सबसे पहले ध्यान में आते हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे अरबपति। देखिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है और तब ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या इन अरबपतियों पर अलग से बिलियनर टैक्स लगना चाहिए। भारत के बाद G20 की अध्यक्षता इस साल ब्राजील को मिली है। G20 देशों में जो मेजबान देश होता है वो अपनी तरफ से कई मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रस्ताव रखता है। इस बार ब्राजील ने बिलियनर टैक्स का प्रस्ताव रखा है, जिसका समर्थन फ्रांस, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी जैसे देश भी कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।